नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र की शुरुआत करने से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी कही है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की निंदा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगा का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में नए कृषि कानून और उनके खिलाफ जारी आंदोलन का जिक्र किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्तमान में कृषि कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश के हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, राष्ट्रपति का जो संबोधन हुआ है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस के दिन जो मामला हुआ है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्रपति ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। इससे पहले 16 विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी सबसे पहले चेतावनी दी कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का भाषण हुआ और ये सारे के सारे एकजुट होकर जो जो जिन लोगों ने भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व पर जो ये शर्मनाक करतूत की है, उसके बाद वो लोग सब लामबंद हो गए थे और एकजुट होकर जो भी लोग हैं जिनने भी हिंसा करवाई है उनके खिलाफ जांच की लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति ने जिस तरह से बयान दिया है और अपने भाषण में कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी है उसको उन्होंने शर्मनाक बताया है और जांच की बात की है। इसको लेकर फिलहाल जो 16 जो दल है, विपक्षी दल, उन्होंने फिलहाल मौन धारण किया। उनको उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला आएगा, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से विपक्षी दलों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण का जो है वो उन्होंने क्या नाम है उसको नकारा, उसको मना किया, तो आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इसको मना किया है तो इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ये 16 विपक्षी दल अगर मांग कर रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन जो करतूत हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, उसकी जांच होना चाहिए, तो मांग करना, जांच करवाने की मांग करना कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक है, देश के, किसी जिले के नहीं, हम जिले के प्रथम नागरिक का सम्मान करते हैं। आप देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के अभिभाषण का आप अपमान कर रहे हैं, उनको भाषण देने से आप रोक रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 16 विपक्षी दल जो है इनकी भी बेहद शर्मनाक करतूत है, क्योंकि सर्वोच्च प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर जो जिस तरह से ये 16 विपक्षी दल, जिसमें बड़े बड़े जो दल हैं देश विदेश देश के हमारे, उन लोगों ने इसका बहिष्कार करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांगना चाहिए और उन पर भी किसी न किसी तरह की कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि देश में सर्वोच्च राष्ट्रपति है, अगर आप उसका अपमान करते हैं मतलब साफ है कि आप देश के किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से बहिष्कार किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण का, तो आपको लगता नहीं शायद ये पहली बार हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर यह पहली बार हुआ है और यूं तो देखा जाए देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो देश में पहली बार हो रही हैं। जैसे कि खालसा का झंडा जो फहराया गया था वो भी देश में पहली बार फहराया गया है। तो इस तरह की घटना जो है ये बेहद निंदनीय है और पार्टी के दलों को, नेताओं को, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो वाकई आला कमान नेता है और अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम है वो जो देश को चलाएंगे, हम है वो जो जनता आवाम की रक्षा करेंगे, अगर आप खुद ऐसी शर्मनाक करतूत करेंगे तो आप देश किस तरह से चलाएंगे? ये उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, उसके पश्चात उनको राजनीति में आना चाहिए। जी ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बेहद ही शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए। तो संसद में आज सबने
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुना और आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर भी उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जिस तरह से जो सुविधाएं किसानों को मिल रही है वो लगातार मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी जो किसान वो जिद पर अड़े हुए हैं कि जो है इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति रामनाथ ने बजट सत्र से पूर्व संसद को किया संबोधित। संसद पहुंचे पीएम मोदी। आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। किसान बिल के खिलाफ अकाली दल का संसद के बाहर प्रदर्शन। भारत को कमजोर कर रहे हैं पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा है। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। किसानों पर वार कर देश को कमजोर कर रहे हैं पीएम, ये राहुल गांधी ने कहा है। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। तो बड़ी खबर, ट्वीट के जरिए साधा पीएम मोदी पर निशाना। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। किसानों पर वार कर रहे हैं पीएम मोदी और फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकत को होगा। ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। तो बड़ी खबर, किसानों पर जिस तरह से हिंसा जो हुई गणतंत्र दिवस के दिन, उसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना बोला है। और अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किसानों के समर्थन में आ गई हैं। वो चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब किसानों के समर्थन में आ चुकी हैं। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। किसानों पर वार कर देश को कमजोर कर रहे हैं पीएम मोदी, ये कहना है राहुल गांधी का। और उन्होंने कहा कि फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है और अब राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। रिजवान आलम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। रिजवान, जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो हेलो रिजवान, आपको आवाज आ रही है? हेलो रिजवान, आपको आवाज आ रही है? जी। रिजवान, जिस तरह हेलो, से हेलो, राहुल जी। रिजवान जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है, तो किस तरह देखते हैं इसको आप? सबसे पहले अब्दुल जी आपको बता दूं, ये जब किसान आंदोलन जब से चल रहा है, कुछ न कुछ रोज कभी कोई हम कभी कोई पार्टी बीजेपी में मतलब होती, कभी बीजेपी इससे। अब जैसा कि कल कानपुर आज केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उसके बाद वैसे यहाँ ट्विटर पे भी हमला बोला किया। ट्विटर पर हेलो रिजवान, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी अब्दुल जी, जैसा ट्विटर पे राहुल गांधी ने हेलो आप बोलिए, रिजवान जी बोलिए आप। तो संपर्क हमारा टूट चुका है। बहरहाल बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी ने, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर, और किसानों पर वार कर देश को कमजोर कर रहे हैं पीएम मोदी। ये राहुल गांधी का बड़ा हमला है पीएम नरेंद्र मोदी पर। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब किसानों के समर्थन में आ चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो भी आज किसानों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे करके वहां पहुंच रहे हैं। अब जो पूरा समर्थन है किसानों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दे रही हैं, लेकिन जिस तरह से जो किसान आंदोलन है वो कमजोर पड़ा है, इस कमजोर आंदोलन को जगाने के लिए, उठाने के लिए जो सियासी पार्टियां हैं वो अब पहुंच रही हैं और वो अपना समर्थन दे रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी
अशोक जी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी राहुल गांधी ने क्या कहा, ये मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी सबके साथ खड़े होते हैं, देश के साथ कभी खड़े नहीं। इस गांधी परिवार ने जो आज से कुछ वर्ष पहले जिस भिंडर वाले को पैदा किया और फिर उसी भिंडर वाले को मारने के लिए स्वर्ण मंदिर जैसे पाक पवित्र जगह पर भी सेना को प्रवेश कराया, तो परम पवित्र स्थान, उसको भी कलंकित किया और बाद में वो खुद उस चीज की शिकार हुई और उस षड्यंत्र में गई। तो ये देश के साथ मखौल उड़ाते रहते हैं कि नानी के घर रहें, नानी के घर जाएं, उनका अभी यहाँ पर कोई काम है नहीं। अशोक जी, राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपको बता दें। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। 70 सालों में इतने लंबे समय को बीतने के बाद कांग्रेस परिवार ने इस देश को क्या दिया, यह मजदूर और मजदूरों की दशा आज बताती है, वर्णित करती है कि जिस दशा में हमारा मजदूर, हमारा किसान था, उससे बदतर स्थिति में चला गया। चाहे रामकोरा में गोली चलवाने की बात रही हो, चाहे शुगर मिलों को बंद करके बेचने की बात रही हो, चाहे यूरिया को ब्लैक मार्केटिंग तक ले जाने की बात रही हो, और चाहे किसानों की आत्महत्या की बात रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ देश से कि आज ये बताएं, आप जैसे वरिष्ठ लोग जो आज इतने बड़े पत्रकार हैं, कि क्या आत्महत्याओं की स्थिति आज क्या है? आज किसान को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है, और ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से चला हुआ देश और लोकतंत्र से तय किया हुआ देश पर कोई व्यक्ति अपनी राय नहीं थोप सकता। जनता ने हमको काम करने का मैंडेट दिया है और हम उसके आधार पर अपना निर्णय ले रहे हैं। अशोक जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को अगर कैसे करना है, ये कोई अगर सीखे तो मोदी सरकार से सीखे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को पॉलिटिकल चाइल्ड मानता हूँ, और ये देश की विडंबना है कि इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार का ये व्यक्ति पॉलिटिकल चाइल्ड है, पॉलिटिकल इम्मैच्योर चाइल्ड है। जो व्यक्ति पॉलिटिकल चाइल्ड है उसकी बात को हम क्या टिप्पणी करें? आज देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, और पूरा एशिया, पूरा विश्व मोदी को आज मोदी की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहा है। उसको लग रहा है कि एशिया में अगर कोई शक्ति उभरी है तो वह भारत है, और भारत विश्व गौरव की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज पटरी पे गाड़ी दौड़ रही है, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे जीडीपी की हो, किसी भी ग्रोथ में देख लीजिए। ऐसे राहुल गांधी जो प्रलाप करते रहेंगे उसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अशोक जी, अगर हमारे देश के किसानों को, तो संपर्क हमारा टूट चुका है, तो बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा कि अगर देश की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है वो कैसे कमजोर करते हैं, अगर इसे सीखना है तो वो कोई पीएम नरेंद्र मोदी से सीखे। और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या और भी जो दल हैं, वो लगातार जो है पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। और कुछ जो पार्टियां हैं वो जो दिल्ली में 26 तारीख को सबने देखा, तो उसका कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल लगातार जो है इसमें जो राजनीति है वो लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है लाल किला हिंसा मामले से जुड़ी। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले पर हिंसा का ये मामला है और दिल्ली पुलिस 6 संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, फोटो के जरिए हुड़दंगियों की तलाश दिल्ली पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। पुलिस के पास 200 वीडियो फुटेज भी आ चुके हैं। हिंसा भड़काने वालों की तलाश तेज हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के लाल किले पर हिंसा का ये पूरा मामला है और अब दिल्ली पुलिस 6 संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। जांच पड़ताल लगातार दिल्ली पुलिस अब अपनी वो तेज कर चुकी है। फोटो और वीडियो के माध्यम से जो जांच पड़ताल है दिल्ली पुलिस वो करेगी। हिंसा भड़काने वालों की तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है और 6 संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। फोटो और वीडियो के माध्यम से ये तलाश की जा रही है और पुलिस के पास 200 वीडियो फुटेज है, जिसके आधार पर अब ये तलाश अभियान शुरू किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन के बीच समाज सेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि 2018 से केंद्र सरकार से वो विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, लेकिन सरकार ने इन मांगों को तवज्जो नहीं दिया है, जिस कारण 30 जनवरी से सरकार के खिलाफ उनका आमरण अनशन शुरू होगा। आपको बता दें कि अन्ना हजारे का यह अनशन रालेगढ़ सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में होगा। हालांकि सरकार उनको मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां सही तरह से और तेज गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ में यह भी कहा कि कानपुर के विकास से उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश से देश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और इसके विकास में पूरे उत्तर प्रदेश का विकास निहित रहता है और उत्तर प्रदेश के विकास से देश का विकास जुड़ा रहता है। सरकार की प्राथमिकता है कि कानपुर का एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो और देश के जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं उसके साथ कनेक्टिविटी हो। आज यहीं स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे और संतोषजनक ढंग से कार्य जो लक्ष्य निर्धारित है उसके हिसाब से चल रहा है और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हम देखेंगे कि कानपुर के लोगों को देश के किसी कोने में जाना हो। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई जगह जनप्रतिनिधियों ने सुधार के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सभी लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए। सरकार की मंशा सबका साथ और सबका विकास है। योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद सतीश गौतम की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विभागों के अधिकारियों को सांसद ने सरकारी योजनाओं में धांधली मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा जिन लोगों के, पहली बात तो 100% स्वच्छता अभियान के तहत सभी के घरों में शौचालय बन गए। उसके बाद भी कोई शौचालय रह गया है कि जो बच्चा अलग रहता है माँ बाप से, उसका भी शौचालय का कार्य पूर्ण किया जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, कुछों पे शिकायत प्राप्त हुई है। जैसे छर्रा में रविंद्र पाल जी ने शिकायत प्राप्त की है, बरौली में ठाकुर दलबीर सिंह जी ने की है, राजकुमार सहयोगी जी ने की है, विधायक जी ने, इन्होंने की है। उनकी जांच। अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर रैली निकाली गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और नारेबाजी करने वाले सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता और पुलिस में जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। बता दें कि व्यापार सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद पदाधिकारी अलीगढ़ पहुंचे थे, जिसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा प्रशासन की मदद की है। हम विपक्षी भूमिका अदा जरूर करते हैं जनता के हितों के लिए, कानून तोड़ने के लिए नहीं करते कभी भी। और आज भी बड़े शांतिप्रिय तरीके से आ रहे थे। मान लो 4-5 गाड़ियां आ रही हैं, उसके पीछे रोड की गाड़ियां कितनी भी आ सकती हैं, लेकिन भेदभाव से प्रशासन कभी नहीं चल पाता है। अगर वास्तव में जिला प्रशासन पूरे जनपद को शांति से चलाना चाहता है और हमारा सहयोग लेना चाहता है और सकारात्मक राजनीति को देश के समर्पित करना चाहता है, तो हमारा सहयोग लें, लेकिन संविधान में हमको न्याय भी देना चाहिए। अगर जिस तरीके से 13 आदमी कोई अपराध थोड़ी किया तो बंद करेंगे, क्यों करेंगे सब बंद? आप अगर धारा 144 की बात कर रहे हैं तो आपकी नुमाइश क्यों लग रही है? फिर रैलियां क्यों हो रही हैं? कल हमने इतना बड़ा ट्रैक्टर रैली निकाली थी किसानों के समर्थन में, हमारे अध्यक्ष ने नेतृत्व किया। 450-500 ट्रैक्टर था। कल तो कानून नहीं टूटा हमारा, तो फिर आज इन 13 आदमी से क्या हो गया? हम जिला प्रशासन से एक ही बात कहना चाहते हैं, सम्मान की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से इन लोगों को सम्मान के तरीके से बाइज्जत।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया में सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया। भाटपार रानी नगर पंचायत में सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता और सफाई कर्मचारियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया। सफाई कर्मियों ने अपने ऊपर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता को ज्ञापन भी दिया है। नगर पंचायत सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी के साथ भी हाथापाई की गई है। इस घटना से भाटपार रानी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। इसके बाद सफाई कर्मचारी धरने पर बैठकर इसका विरोध कर रहे हैं। जी, मैं सफाई नायक रवि प्रताप सिंह। कल सफाई कर्मचारियों की जांच सूचक का प्रयोग किया गया माननीय सभासदगण लोगों द्वारा। इन लोगों ने उसका विरोध किया तो इनके साथ हाथापाई की गई। कल ही से ये लोग आंदोलित हैं और ये लोग नगर में कहीं भी सफाई के लिए जाते हैं, अगर वो किसी अवैध काम के लिए, घर के अंदर के काम के लिए प्रेरित करते हैं, अगर ये किसी कारणवश नहीं गए तो गाली गलौज इनके साथ करते हैं। ये आए दिन इनका बना हुआ है। कल बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, जिसमें सभी हमारे जो सभासदगण हैं उपस्थित हुए थे, परंतु अध्यक्ष महोदय के कुछ मिनट विलम्ब होने के कारण ये उत्तेजित हो गए और मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगे, हाथापाई करने लगे, मारपीट गाली गलौजी वाली स्थिति में आ गए थे। और जो भी इनका कार्य रहा है वो इस बार का नहीं रहा बल्कि हमेशा का रहा है, बराबरी ऐसे ही करते रहे हैं। जब से हम जीत के नगर पंचायत में आए तब से इन लोगों द्वारा प्रताड़ना और काम न करने की प्रक्रिया हमेशा इन लोगों द्वारा लगातार लागू रही। चाहते नहीं कोई विकास का काम हो और इतनी इन लोग अपने व्यवहार को खराब कर लिए कि कल आके हमारे यूथ साहब को गाली गुप्ता दे दिए और हमारे सफाई नायक को गाला पकड़ के बाहर निकाल कर दिया और ऑफिस में ताला बंद कर दिया। अधिशासी अधिकारी के साथ मारपीट जैसी घटना हुई है क्या? हाँ, कल गाली दिए और उनके हाथ पकड़ लिए थे लोग। कौन थे ये लोग? एक चंदन मलेशिया हैं और एक आपके हनुमान जायसवाल हैं, एक राजेश गुप्ता हैं और दो मेंबर प्रतिनिधि हैं लाल बाबू यादव, एक संतोष। और खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 6 विधान परिषद सदस्य रिटायर होंगे। तो बड़ी खबर, सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सभापति समेत 6 सदस्यों का 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है कार्यकाल। विधान भवन के तिलक हॉल में हो रहा है सम्मान समारोह। तो रिटायर हो रहे हैं 6 विधान परिषद सदस्य। सम्मान समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सभापति समेत 6 सदस्यों का 30 जनवरी को कार्यकाल समाप्त होगा। विधान भवन के तिलक हॉल में इस सम्मान समारोह हो रहा है। 6 विधान परिषद सदस्य जो रिटायर हो रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, 6 विधान परिषद सदस्य जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये 6 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 28 जनवरी को समाप्त हुआ। उसी की आज विदाई हो रही है और भी जो एमएलसी हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ। तो इसके लिए चुनावी प्रक्रिया थी, वो चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, जिसमें 12 सीटों पे चुनाव हुए। 12 सीटें थी, उसमें 10 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की और 2 सीटें सपा के खाते में गई। बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। उसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिला और उसका दूसरा प्रत्याशी भी वोट न होने के बावजूद वो जीत गया, क्योंकि एक एमएलसी के लिए 32 विधायकों के वोट की जरूरत थी। तो लेकिन समाजवादी पार्टी को उसका सीधा लाभ मिला और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीते और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के गणित के आधार पर 10 एमएलसी उनके भी चुन लिए गए। उसी में अरविंद शर्मा, जो कि गुजरात कैडर के आईएएस हैं, 1988 बैच के हैं, मऊ के निवासी हैं, मऊ के रहने वाले हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने ला के एक नया वो बनाया है, जिसके लिए ये अटकलें तेज हो गई है कि आगे होने वाले विस्तार में उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो सभापति का भी पद एमएलसी में खाली हो रहा है, मतलब विधान परिषद जो उच्च सदन है उसमें सभापति रमेश यादव को चूंकि सपा ने टिकट नहीं दिया तो वो भी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, वो भी खाली हो रहा है। तो उसके लिए संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि चूंकि आपके जो दिनेश शर्मा जी हैं डिप्टी सीएम, ये बहुत वरिष्ठ हैं और एमएलसी विधान परिषद में इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो इसलिए
ये पूरी संभावना है कि इनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी सभापति बना सकती है विधान परिषद का। जी, इस बात की प्रबल संभावना। तो आपको लग रहा है कि दिनेश शर्मा को सभापति बनाया जाएगा, ये उम्मीद है कुछ? ये बिल्कुल बिल्कुल ये संभावना सत्ता के गलियारों में बहुत तेजी से चल रही है कि उनके अनुभव को देखते हुए और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको डिप्टी सीएम की जगह वहां सभापति ऐसा बड़ा पद पे उनको सुशोभित किया जा सकता है विधान परिषद के सभापति। अभी ये कयास है। इस बात की पुष्टि तो बड़ा सवाल यह है कि अगर डिप्टी सीएम को सभापति बनाया जाएगा तो फिर डिप्टी सीएम का पद वो किसको मिलेगा? देखिए, डिप्टी सीएम का पद मिलने के ज्यादातर जो चांसेज हैं, जो भाजपा के सूत्र बताते हैं, उसके अनुसार डिप्टी सीएम अरविंद शर्मा जी को बनाया जा सकता है। अरविंद शर्मा जी तेज तर्रार आईएएस रहे हैं, तेज तर्रार आईएएस रहे। गुजरात में उन्होंने अपनी क्षमताओं को दिखाया है और मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से वो उनके साथ में लगे रहे, जुड़े रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें अभी सत्ता के गलियारों में तैर रहा है, अभी उसकी पुष्टि नहीं कह सकते, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार, भाजपा के सूत्रों के अनुसार ये बताया जाता है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए पंकज जी हमारे साथ। तो 6 सदस्य विधान परिषद के वो रिटायर हो रहे हैं और अभी जिस तरह से पंकज जी जो जानकारी दे रहे थे कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सभापति वो बन सकते हैं, अब यही बड़ा सवाल है कि आखिर डिप्टी सीएम फिर किसको बनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरैया के ब्लॉक गेट के पास दिन दहाड़े दबंगों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा एक स्वीट हाउस में घुसकर कई राउंड फायरिंग किए जाने से इलाके में दहशत फैल गए। बदमाश हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। बता दें कि दिन दहाड़े बीच बाजार हुई फायरिंग के पीछे रंगदारी और व्यापारियों से वसूली की बात सामने आ रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग से व्यापारियों में आक्रोश भड़क उठा है। उन्होंने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर 5 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुकान पे स्टाफ था, हम लोग बाहर थे और 8 फायर किए, सब फायर वाले बच गए, दाएं हो गए, बच गए। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 8 फायर हुए यार। तो पहचानते किसने किसने की है? पहचानते सबके नाम बताएंगे इनको। रानू पाड़े हैं और आंसू पाड़े है, आंसू बस्ती है। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था, क्या बात? कोई बात नहीं, परसों ये लोग निकल रहे थे बैगनार से और हमारे जो पार्टनर हैं इनकी ये मोटरसाइकिल जा रहे थे, उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की इनको लग गई। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बालाजी स्वीट हाउस की दुकान है। यहाँ पर इनके दुकान पर कुछ इनके जानकार लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनका किसी बात को लेकर के कोई विवाद हुआ था और उसी विवाद में उन लोगों ने 2-3 कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में डंपर ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी समेत 3 डंपरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय युवक ने बताया कि चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी खनन के कारण दिन भर ओवरलोड डंपर सड़क पर फराटा भरते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई हादसे का शिकार होता है। ग्रामीणों ने कई बार चौकी पुलिस से अवैध खनन की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रतापगढ़ के पहलापुर गांव में नहर में बुजुर्ग महिला का शव मिला है, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का द्वारा आशंका जताई जा रही है कि अपहरण के बाद महिला की हत्या कर दी गई। बता दें कि रात में संदिग्ध परिस्थिति में महिला गायब हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में दंपति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। जैसे ही परिजनों को पता चला, परिजनों ने आनन फानन में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है।
वहीं बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में 15 साल की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दलित किशोरी को बदमाशों ने अपहरण कर खेत में ले गए और उसके साथ जबरन गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने जब घर वालों को अपनी आपबीती बताई तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय बालिका जब सवेरे 10 बजे शौच के लिए जा रही थी तो उसका ये कहना था कि उसके 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके भाई ने तहरीर दी जिसके आधार पर 376 आईपीसी का मुकदमा और SC/ST का अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं और जो मौके पर जानकारी की गई, लोगों से पूछताछ की गई, उसमें यह पता लगा तीनों अभियुक्तों में से किसी एक के साथ इस पीड़िता का पहले से ही संबंध था और आज वाली घटना में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है, उसका 161 का बयान हो गया है। आगे जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार। वहीं सुल्तानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्राफा व्यापारी को के नौकरों से 30 लाख की लूट की गई है। असलहों के दम पर इस लूट को अंजाम दिया गया है। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। नगर कोतवाली के अमहट के पास का यह पूरा मामला है। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 30 लाख रुपए की लूट हुई है। सीतापुर में धारदार हथियार से युवक की हुई हत्या में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सीतापुर हरदोई मार्ग को जाम कर दिया। जिसके बाद एसडीएम मिश्रिक गिरीश झा, एसडीएम सदर अमित भट्ट और अपर पुलिस अधीक्षक सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। सूचना आई कि गोविंद नाम के व्यक्ति अपने घर से खाना खाने के बाद गायब हो गए हैं, जिनकी एज लगभग 30 बरस की है। सूचना पुलिस ने तत्काल मिसिंग का मुकदमा दर्ज किया था और जाके उसकी ढूंढ की गई। देर रात 12:30 बजे के आसपास गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। घर वालों से विस्तृत पूछताछ करने पर जानकारी हुई गाँव का एक आदमी हेमू है, जिसने उससे 4 लाख रुपये उधार लिए थे खरीदने के लिए और उस पैसे की उधारी वो नहीं कर पा रहा था। उसी हेमू ने कल विगत जो है शाम को करीब 9 बजे गोविंद को फ़ोन करके बुलाया था अपने घर पे। उसने उसको खाना खिलाया, उसको दारू पिलाया और बाद में देर रात ले जा करके उसको बाग में उसकी चाकू से मार। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।